आई एम श्योर हम में से सारे लोग टैक्स बचाना चाहते हैं लीगल तरीके से। इसके लिए पढ़ाई भी करते रहते हैं, सभी को पता होता है 80C 80DD स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह। लेकिन एक चीज़ जो ज़्यादातर ब्लॉग्स वीडियोस और हम लोग मिस कर देते हैं वो है सैलरी का ऑप्टिमाइजेशन। अगर हमारी टैक्सेबल इनकम हमने कम नहीं करी सारे एग्जम्पशंस को यूज़ करते हुए, तो उसके बाद चाहे कितने भी डिडक्शंस ले लें उतना बेनिफिट आपको टैक्स सेविंग का नहीं मिल पाएगा। एक एग्जांपल से बताता हूँ, मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ। LLA स्टार्ट करने से पहले मनदीप मेरा फिटनेस ट्रेनर था और एम था वेट कम करना ऑब्वियसली। इवन दो मैंने एक्सरसाइज की, योगा करा, वॉकिंग करी, इवन सुबह गर्म नींबू पानी भी पी लिया, लेकिन फिर भी मैंने खाना कम नहीं किया। और जब तक आप कैलोरीज कम नहीं करेंगे तब तक बहुत ज़्यादा वेट लॉस का बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं इन सारी एक्टिविटीज़ का। तो आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। इनकम टैक्स एक्ट में 2 तरह के रिलीफ मिलते हैं सैलरीड एम्प्लॉइज़ को, जिससे वो अपनी टैक्स की लायबिलिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। एक है एग्जम्पशन और दूसरा है डिडक्शन। और ज़्यादातर लोग एग्जम्पशन और डिडक्शन को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए राम एक MNC कंपनी में काम करता है, साथ ही एक फार्म ओन करता है और एक पार्टनरशिप फर्म में साइलेंट पार्टनर भी है। उसकी सैलरी आती है 10 लाख रुपए की, फार्म की एग्रीकल्चरल इनकम है 5 लाख रुपए और पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट शेयर आया है वो 2 लाख रुपए का है। तो उसकी नेट अर्निंग जो ही वो ही 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, यानी 17 लाख रुपए। लेकिन इनमें से जो 5 लाख की एग्रीकल्चरल इनकम है और जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट शेयर है पार्टनरशिप फर्म का, वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट है। इनफैक्ट ये जो 10 लाख रुपए उसको सैलरी में मिले हैं उसमें भी वो काफ़ी सारे एग्जम्पशंस क्लेम कर सकता है। तो ये कंसेप्ट याद रखिए, अर्निंग माइनस एग्जम्पशन इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम माइनस डिडक्शन इज इक्वल टू नेट टैक्सेबल इनकम। तो अगर आप अपनी अर्निंग में से एग्जम्पशन सारे रिमूव कर देंगे तो वो टैक्सेबल इनकम बनेगी। उस टैक्सेबल इनकम पे आप 80C स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80DD जैसे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं और फाइनली जो नेट टैक्सेबल इनकम बनेगी उस पर आपको टैक्स देना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया कि आपको अपनी टैक्सेबल इनकम पार्ट को कम करना है ताकि आप फर्दर उस पर जो भी डिडक्शंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो ले सकें। तो आप पूछेंगे भाई हम तो फार्मर हैं नहीं, ना पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, हमको कौन से एग्जम्पशंस मिलते हैं? तो उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये एग्जम्पशन डिडक्शन का लफड़ा करना ही क्यों? अपन न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं जहां पर कोई एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम ही नहीं करना है और टैक्स की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो आपको कौन सा टैक्स रिजीम चुनना है वो समझने के लिए मान लीजिए आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं। आपने टैक्स सेव करने के लिए अपने PPF अकाउंट में 1.5 लाख रुपए साल के डाले, यानी महीने का 12,500 रुपए। 8% के रिटर्न के हिसाब से 15 साल में ये अमाउंट इसका बन जाएगा। अब दूसरे केस में मान लीजिए आप न्यू टैक्स रिजीम में भी 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तब जो आपको 1.5 लाख रुपए मिलने थे वो 1.5 लाख मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही लगभग 1 लाख रुपए, क्योंकि उस पर 30% टैक्स कट जाएगा। यानी महीने का आपका जो SIP बनेगा वो 8,600 रुपए का बनेगा। इसे ही अगर आप 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे 13% पे, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो लगभग इक्विवेलेंट होगा आपके 8% रिटर्न ऑफ PPF से। क्योंकि ध्यान दीजिए PPF का ना सिर्फ प्रिंसिपल बल्कि इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है, लेकिन किसी और इक्विटी म्यूचुअल फंड या डेट फंड में आपने इन्वेस्ट किया तो मिनिमम 10% आपको LTCG तो देना ही पड़ेगा। और मान लीजिए आप न्यू टैक्स रिजीम में 30% स्लैब पे नहीं आकर से 20% पे आते हैं, तो उसी हिसाब से थोड़े बहुत इसमें एडजस्टमेंट कर लीजिए। बट द पॉइंट इज PPF का 8% भी इक्विटी म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड के 12-13% के लगभग बराबर होता है, क्योंकि PPF में आपको काफ़ी सारा टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है। अब अगर आप सुपर कॉन्फिडेंट है कि आप उतना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अपने इस 1.5 लाख रुपए पर, तो आप डेफिनेटली न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं और ये एग्जम्पशन डिडक्शन का लफड़ा ही छोड़ सकते हैं। लेकिन बाकी आम आदमियों के लिए हम इस वीडियो को आगे बनाते हैं और एग्जम्पशंस की बात करते हैं। तो आपको अपनी सैलरी स्लिप में क्या क्या दिखता है? एक है बेसिक और DA जो होता ही हर सैलरी में। उसके बाद कुछ अलाउंसेस दिखते हैं जैसे HRA, ट्रेवल अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, कन्वेंस, वॉशिंग एटसेट्रा। और लास्ट में आपको प्रॉबेबली कुछ कंपनीज में रीइंबर्समेंट भी नजर आएंगे, जैसे मोबाइल रीइंबर्समेंट, फूड कूपन, इंटरनेट रीइंबर्समेंट एटसेट्रा। तो इसमें जो बेसिक एंड DA वाला पार्ट है ना, इस पे तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अलाउंसेस पे और रीइंबर्समेंट पे काफ़ी सारे एग्जम्पशंस मिल जाएंगे। तो फिर आप बोलेंगे मैं बेसिक DA क्यों ही लूँ? मैं पूरा अपने एम्प्लॉयर को बोल के पूरा पैसा HRA में ले लेता हूँ ताकि फुल मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो अगर 2 मिनट का ये वीडियो देखकर आपने थ्योरी बना ली कि आप पूरा अपना पैसा अलाउंस में ले लेंगे और बहुत सारा टैक्स बचा लेंगे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बहुत पहले सोच लिया था।
आप एग्जाम्शंस के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बचा सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने 2 चीज़ें कर रखी है। पहला वो लेकर आए हैं कोड ऑन वेजेस, जो ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि मिनिमम आपकी जो ओवरऑल सैलरी है, जो ग्रॉस सैलरी है, उसका मिनिमम 50% आपको बेसिक में मिलना ही चाहिए। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग तरह के अलाउंसेस पर जो एग्जाम्शंस मिलते हैं उस पर भी अलग अलग लिमिट लगा रखी है। लेकिन फिर भी एक जागरूक जनता इन सारे अलाउंसेस को ऑप्टिमाइज करके सिग्निफिकेंट टैक्स बचा लेगी। टैक्स बचाने के लिए पहला अलाउंस आता है एचआरए। एचआरए ये सबसे मेजर पार्ट होता है आपके टैक्स सेविंग के लिए। एचआरए से टैक्स सेविंग इसलिए आप कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ये अज्यूम करती है कि कोई एम्प्लॉय किसी जॉब के लिए किसी सिटी में ट्रैवल करता है तो वहाँ पे अपने रहने के लिए घर वगैरह किराए पे लेगा और वो प्री टैक्स उसका रेंट दे पाए तो उसके पॉकेट पर थोड़ा बर्डन कम आएगा। इसीलिए एचआरए पर गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखा है। एचआरए पे एग्जम्पशन के लिए आपको 3 नंबर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और इन तीनों में जो मिनिमम होगा वही आपका एचआरए का एग्जम्पशन बन पाएगा। नंबर 1 है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। तो अगर आपकी सैलरी में एचआरए मिलता ही नहीं है तो आपको एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। नंबर 2 50% ऑफ बेसिक और नॉन मेट्रोज के केस में 40% ऑफ बेसिक। मान लीजिए आपकी बेसिक है 5 लाख रुपए तो आपको मैक्सिमम जो एचआरए का एग्जम्पशन मिल सकता है साल भर के लिए वो है 2.5 लाख रुपए। एंड जो थर्ड रूल इसके अंदर आता है वो है रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक। तो मान लीजिए आपकी बेसिक है 5 लाख रुपए और आपकी साल भर की जो रेंट होती है वो है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख माइनस 10% ऑफ 5 लाख विच इज 50,000 तो 2.5 लाख। मैक्सिमम आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो 2.5 लाख। तो इन तीनों ही नंबर को आपको कैलकुलेट करना है और उसमें से जो लीस्ट अमाउंट होगा वो आपका बनेगा एचआरए का एग्जम्पशन। और इसमें आप एक चीज़ ध्यान से नोट करिए, इसमें जो सेकंड कंपोनेंट है थर्ड कंपोनेंट है ये रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। अगर आपने बेसिक कम करी तो जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें 10% ऑफ बेसिक ये अमाउंट कम हो जाएगा और ओवरऑल आपका थर्ड वाला जो कंपोनेंट है वो बड़ा होगा तो आपको ज़्यादा एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन उसी केस में जो 50% ऑफ बेसिक वाला कंपोनेंट है वो घट जाएगा। तो हर रेंट के लिए देयर इज अ ऑप्टिमाइज्ड नंबर जो आप अपना एचआरए रख सकते हो जिससे आपका मैक्सिमम टैक्स सेव होगा। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको एक्सेल में करके बताता हूँ। मान लीजिए एम्प्लॉय है जिसकी टोटल सैलरी 10 लाख रुपए है, इसको और कोई अलाउंस नहीं मिलता है, अभी केवल इसको एचआरए और बेसिक सैलरी मिलती है। इसकी जो रेंट है साल भर की वो 4 लाख रुपए है। इस पर्टिकुलर केस में मान लीजिए बिना सोचे समझे हमने 4 लाख रुपए का एचआरए डाल दिया और 6 लाख रुपए की बेसिक डाल दी, तो उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉय की जो नेट टैक्स सेविंग होगी वो 3 लाख रुपए की होगी। लेकिन अगर बेसिक को थोड़ा सा बढ़ाकर 6,70,000 रुपए कर दिया जाए और एचआरए को 3,30,000 रुपए कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉय की जो सेविंग होगी वो 3,30,000 रुपये यानी 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा सेविंग हो जाएगी। ये एक्सेल में आपको नीचे होमवर्क में दे रहा हूँ, आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद इस एक्सेल को डाउनलोड करिए और इसके साथ प्ले अराउंड करिए ताकि आप अपने लिए एक ऑप्टिमाइज एचआरए का स्ट्रक्चर बना सकें। इसी टेबल में नीचे मैंने मेट्रोज और नॉन मेट्रोज के लिए ऑप्टिमाइज्ड बेसिक का एक नंबर डाल रखा है, तो आप ये नंबर एक बार डाल के उसके आसपास प्ले अराउंड करेंगे तो आप फटाफट से अपने लिए एक ऑप्टिमाइज नंबर पर पहुंच जाएंगे। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो है लीव ट्रेवल अलाउंस। एंड यकीन मानिए बहुत ही कम कंपनीज और बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ इसका फ़ायदा उठाते हैं। एलटीए का फंडा ये रहता है कि आप और आपकी फैमिली 4 साल के ब्लॉक में अगर 2 ट्रिप्स पड़ जाते हैं, और जो बहुत कॉमन है, आप इनफैक्ट साल में एक बार अपने फैमिली को कहीं बाहर घुमाने लेके जाते होंगे, तो आपका जो ट्रैवल का एक्सपेंसेस है आने जाने का, चाहे फ्लाइट का या ट्रेन का, जो भी एक्चुअल किराया है, उतना पार्ट आप लीव ट्रैवल अलाउंस या एलटीए अलाउंस के एवज में एग्जम्प्ट करवा सकते हैं। लेकिन इसमें भी शर्त यह है कि आपको एलटीए अपनी कंपनी से मिलना चाहिए। अब मान लीजिए आप कहाँ जाएंगे ट्रैवल करने के लिए, आप दिल्ली से लेके अंडमान निकोबार चले जाते हैं और आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। मान लीजिए टिकट फेयर ऑन हायर साइड 10,000 रुपये है वन वे, तो आने जाने का आपका 80,000 रुपये का खर्चा हो गया 4 लोगों का। ये पूरा 80,000 रुपये आप एलटीए के फॉर्म में टैक्स एग्जम्प्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और आप इसको इस तरह से सोचिए कि इस पर आपको 30% टैक्स नहीं देना पड़ा, यानी जो आपके टिकट है वो 30% चीपर है। इसीलिए आप इंडिया में दूर दूर तक ट्रैवल जरूर करके आइए और अपने एम्प्लॉयर को बोलिए कि आपको एलटीए दें। थर्ड और फोर्थ जो अलाउंस हैं उसमें इवन दो बहुत बड़ा अमाउंट आपका नहीं बचता है, लेकिन उन्हें छोड़ देना ऐसा है कि यार टेबल पे पैसे पड़े, इसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, आप उठा लो ना उसको। वो अलाउंस है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस। ये उन्हीं को मिलेगा जिनके ऑब्वियसली बच्चे हैं, अप टू 2 किड्स तक मिल सकता है। और दोनों अलाउंस मिला के आप मैक्सिमम 9600 फॉर 2 किड्स एक साल में ले सकते हो। लेकिन अगर बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन अलाउंस ज़रूर लो, और अगर बोर्डिंग, डे बोर्डिंग या फिर कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल अलाउंस भी ज़रूर क्लेम कर लो। हो सकता है फ्यूचर में इसकी थोड़ी लिमिट बढ़ भी जाए तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है।
नेक्स्ट आ जाता है रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का फंडा ये समझिए कि जो भी एक्सपेंसेस आपने बिजनेस के बिहाफ पे किए हैं और बिजनेस आपको वो रीइंबर्स करता है एज अ रीइंबर्समेंट, तो उस पर आपको जनरली कोई भी टैक्स नहीं देना है। मान लीजिए आपका जो सेल फोन है वो प्रिडोमिनेंटली ऑफिस के काम के लिए यूज आता है और आप अपने सेल फोन का बिल का रीइंबर्समेंट ले लेते हैं, तो वो टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा। मान लीजिए आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपने घर पे अपने काम के लिए, ताकि आप मीटिंग्स वगैरह अच्छे से अटेंड कर पाएं, हाई स्पीड का इंटरनेट लगवाया है, तो उस इंटरनेट का बिल भी अगर आप कंपनी से रीइंबर्स लेते हैं तो वो भी टैक्स एग्जम्प्ट होगा। तो कोशिश करिए कि ऐसे जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं जो आप कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हैं, रादर देन टेकिंग देम एज स्पेशल अलाउंस एटसेट्रा, आप उन्हें एज अ रीइंबर्समेंट क्लेम करिए। उन सभी के बिल जो भी हैं वो कंपनी को एज अ प्रूफ भी सबमिट कर दीजिए एक कॉपी में, और ये पूरा पैसा आप टैक्स एग्जम्प्ट रूप से ले पाएंगे। एक और रीइंबर्समेंट जो मिल सकता है आपको फूड कूपन्स की फॉर्म में, जैसे कि सोडेक्सो। तो कोई भी कंपनी आपको 50 रुपीज पर मील के हिसाब से 2 मील्स का पेमेंट पर डे कर सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि महीने में अगर 26 दिन आपकी कंपनी वर्किंग है तो 2600 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, जो एनुअल बन जाता है 31,200, आप सोडेक्सो या अदर कूपन्स की फॉर्म में ले सकते हो और उसको आप रिडीम कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे एम्प्लॉयज ये क्वेश्चन करेंगे कि हमारे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो एम्प्लॉयर के हाथ में है, एचआर के हाथ में है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयज, आपको ये मैं बोलता हूँ कि आप बाकी के चीज़ों में, डिडक्शंस वगैरह में तो काफ़ी मेहनत कर ही रहे हैं, उस पर भी हम बात करने ही वाले अभी, लेकिन इस पर थोड़ी सी मेहनत करिए अपने एम्प्लॉयर को, अपने एचआर को कन्विंस करने के लिए, और मेरे ख्याल में बड़ी आराम से मान जाएंगे। जो भी एम्प्लॉयर या एचआर ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतना तो कर सकते हैं, थोड़ा सा सैलरी स्ट्रक्चर ऊपर नीचे करके अगर आप उनका कुछ टैक्स बचा सकते हैं, उनकी टेक होम सैलरी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, वो भी इस डिफिकल्ट टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में, तो ज़रूर आप करिए। जो भी आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट प्लान कर रहे हैं उस पर ये सारे ऑप्टिमाइजेशन लगाकर आप अपने एम्प्लॉयज़ की इन हैंड सैलरी बढ़ाएंगे और ओवरऑल उनका सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयज़, ये वीडियो देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन से आप एक्सेल डाउनलोड करिए और अपनी सैलरी को ऑप्टिमाइज करिए। अच्छा, इसकी एक डाउन साइड भी समझ लीजिए, स्पेशली फ्रॉम एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव। हो सकता है जो बेसिक आप थोड़ी बहुत बढ़ा रहे हो उससे ओवरऑल पीएफ का कंपोनेंट या ग्रेचुइटी का कंपोनेंट हल्का फुल्का बढ़ सकता है, लेकिन जिस सैलरी रेंज की हम बात कर रहे हैं वहाँ वैसे भी हम सीटीसी लेवल पे काम करते हैं, तो उसको तो आप डेफिनेटली रीएडजस्ट कर पाएंगे और उससे कुछ ओवरऑल मेजर इम्पैक्ट एम्प्लॉयज़ की सैलरी पर नहीं पड़ेगा, कंपनी के एक्सपेंसेस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीएफ पर, ग्रेचुइटी पर, बोनस पर, हर एक कंपोनेंट पर एक अपर लिमिट है, एक अपर कैप है, उससे ज़्यादा स्टैट्यूटरी रूप से देना मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए, आपने अपनी पूरी सैलरी ऑप्टिमाइज कर लिया और जो आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है उसको आपने खींच के जितना नीचे लेके आ सकते हैं आप ले आए। अब इसमें फ़ायदा लेते हैं डिडक्शंस का। सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए जो सबसे पहला नो ब्रेनर डिडक्शन है वो है 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम सैलरी से 10 लाख रुपए है तो वो ऑटोमेटिकली 9,50,000 हो जाएगी। डिडक्शन में सबसे मेजर फायदा है जिसके बारे में लगभग सभी को पता होगा, वो है 80C। 80C में आपको क्या क्या डिडक्शन मिल जाता है। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस दे रहे हो, तो वो सारे आपको एग्जम्पशंस मिल जाएंगे। इसमें इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, अगर आप थोड़ी ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो ELSS में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जैसा मैंने बताया, 8% ऑफ PPF इज़ प्रॉबेबली बेटर देन 13% रिटर्न इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। एंड पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। अभी जैसे 7% के नीचे जाने की भी बात चल रही है, उसके बारे में तो कोई फ्यूचर में मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें तो बहुत लंबे समय तक ये लगभग 8% का रिटर्न देता हुआ है। दूसरा इन्वेस्टमेंट जिसकी लोग काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, जिसमें आपको 50,000 रुपये का एडिशनल डिडक्शन मिल सकता है, वो है 80CCD में NPS का डिडक्शन। लेकिन मैं उसमें बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करता, क्योंकि उसमें लॉक इन पीरियड बहुत ज़्यादा है। रिटायरमेंट के समय आपको 40% मिनिमम एन्युटी खरीदनी पड़ती है, जिसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता, और उस समय हो सकता है इन्फ्लेशन के कारण वो पेंशन आपके लिए पीनट्स के बराबर हो जाए। इसलिए अगर मैं अपने लिए टैक्स प्लानिंग करूँगा तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम आके अटक गई है 5,05,000 रुपये पर और उस पर मुझे 12,500 रुपये मिनिमम टैक्स देना पड़ रहा है, तो मैं 5-6 हज़ार रुपये NPS में डाल के अपनी टैक्स लायबिलिटी को 5 लाख के नीचे कर दूंगा, ताकि मेरा 12,500 रुपये का टैक्स बच पाए। अदरवाइज मैं पर्सनली NPS वाला डिडक्शन नहीं क्लेम करके इस अमाउंट को दूसरी जगह, जहां पर मुझे लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा मिले, वहां पे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट्स की। अब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जिन पे आप टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो, वो है हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो 25,000 रुपये आप पर्सनली और मैक्सिमम 50,000 अपने पेरेंट्स के इंश्योरेंस के लिए आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, 25,000 और 50,000 रुपये जनरली
आम सैलरीड एम्प्लॉई इतना ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करता ही नहीं है। 6-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये तक की इंश्योरेंस क्लेम करते हो, और ये लेते समय भी आप ये सोचिए कि आपको ये 30% डिस्काउंट पर मिल रही है अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो, क्योंकि इतना आप टैक्स बचा लेंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन ले रखा है, मान लीजिए 8, 8.5, 9% पर, तो उस पर भी अलग अलग कंडीशन के हिसाब से 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जो इंटरेस्ट पार्ट है उस पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि टैक्स बचाना है तो ज़बरदस्ती लोन ले लिया, ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया, ऐसा नहीं है। इसको आप इस तरह से समझिए कि जो भी इंटरेस्ट रेट आपको उस समय मिल रही है उस पर अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हो और आप ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करते हो तो लगभग 30% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है इंटरेस्ट पे। यानी 10% इंटरेस्ट रेट है तो इफेक्टिवली समझो वो आपकी 7-7.5% ही पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा आपका टैक्स सेव हो रहा है। तो आपको ज़रूरत है तभी लोन लीजिए, और अगर आप लोन लेने जाते हैं तो जो भी वहाँ पे बैंक में, NBFC में पर्सन रहेंगे वो आपको समझा देंगे भाई आपको इतना इतना इसमें डिडक्शन मिल रहा है। और लास्ट में कुछ और छोटे छोटे डिडक्शन, जैसे 5,000 रुपये का आपको डिडक्शन मिलता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर। मेरा सजेशन ये है साल में एक बार, अगर आप 25-30 साल से बड़े हो चुके हैं तो साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवा दीजिए, 5,000 रुपये का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आता है, FD का इंटरेस्ट आता है, उस पर भी आप 10,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और सीनियर सिटीजन उस पर 50,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी जब आप चैप्टर 4 में देखेंगे इनकम टैक्स के, और आपको बहुत सारे डिडक्शन मिल जाएंगे। जनरली वो आम आदमियों के लिए काम के नहीं होते हैं। ये 3-4 डिडक्शन आप क्लेम कर लेंगे और उससे पहले की जो एग्जम्पशन वाली एक्सरसाइज है वो कर लेंगे, तो मेजॉरिटी आप अपना टैक्स सेव कर पाएंगे। तो एंड में क्विक समरी कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको सैलरी मिलती है तो सबसे पहले आपकी सैलरी से जो भी अर्निंग है उसमें आपको एग्जम्पशंस कम करने हैं, जैसे HRA, LTA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, रीइंबर्समेंट, फूड कूपन्स एटसेट्रा, ताकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम से कम हो जाए। तो अगर ये सारे एग्जम्पशंस लगाने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के नीचे आ गई है तो और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो इस ऑर्डर में आप डिडक्शंस क्लेम करिए। सबसे पहले 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद आएगा 80C के इन्वेस्टमेंट, थर्ड आएगी आपकी मेडिकल इंश्योरेंस 80DD, फोर्थ आएगा आपके लोन का इंटरेस्ट 80EE के अंतर्गत, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 80CCD, NPS या अटल पेंशन योजना का 50,000 रुपए का एडिशनल क्लेम। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं। एक एम्प्लॉय है जिसकी टोटल अर्निंग फ्रॉम सैलरी है 12 लाख रुपए, इसमें से वो 3 लाख रुपए का HRA एग्जम्पशन क्लेम करता है, 9,600 रुपए का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल अलाउंस क्लेम करता है, 40,000 रुपए LTA का अलाउंस क्लेम करता है, और रीइंबर्समेंट, फूड कूपन मिला के मान लीजिए 20,000 रुपए। यानी जो अर्निंग हुई उनमें से ये सारे एग्जम्पशंस घटाने के बाद हमारे पास बचेगा टैक्सेबल इनकम 8,30,400 रुपए। अब इसमें क्लेम किए जाएंगे डिडक्शन। सबसे पहले 80C का 1.5 लाख रुपए क्लेम कर लिया, मेडिक्लेम खुद का और पेरेंट का मान लीजिए 20,400 रुपए, बहुत ही नॉमिनल, एंड लास्ट जो फ्लैट बुक करा रखा है उसकी जो EMI पे 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है वो भी टैक्स फ्री है। तो इस एम्प्लॉय की नेट टैक्सेबल इनकम इन डिडक्शंस को घटाने के बाद बच जाती है 4,60,000 रुपए ही। यानी 5 लाख के नीचे वाली रिबेट क्लेम करने के बाद इस एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी 0 बन जाती है। और अगर आपने वीडियो पूरा एंड तक देखा है तो ज़रूर आप लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमारी एकेडमी को आप ज़रूर चेकआउट करिए। उसमें PF, ESI, पेरोल और लेबर लॉ से जुड़े हुए आपको कई सारे कोर्स मिलेंगे। इसके अलावा एक्सेल, स्टार्टअप फंडिंग जैसे कोर्स भी हमने आपके लिए स्पेशली बनाए हैं। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए लगातार आपके साथ है। अब इसको आप ऐप पे भी एक्सेस कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।